दोस्तों नमस्कार। ईरान और इजराइल की लड़ाई हो रही है। देखा जाए तो पूरे गल्फ में इस टाइम पे हड़कंप बचा हुआ है। पूरे गल्फ के ऊपर ईरान अटैक कर रहा है क्योंकि इनके आयतुल्ला खमेनी को मार दिया ईरान ने। और ईरान तो डिस्टर्ब है लेकिन पूरा इस टाइम पे गल्फ चल रहा है। बहुत सी कंट्रीज ने अपने ऑयल की प्रोडक्शन बंद कर दी है। कतर ने अपने गैस की प्रोडक्शन बंद कर दी है और इसका पूरे वर्ल्ड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। साथ में जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जहां से ईरान का ऑयल निकलता, गल्फ का ऑयल निकलता, उसको बंद कर दिया गया। तो क्या होगा, क्या हमारी इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा? हमारे पास 87 डेज का रिजर्व है ऑयल का। पाकिस्तान के पास 4 दिन का है। लेकिन रशिया ने हमसे कहा कि आप हमसे जितना ऑयल लेना दीजिए। हमको उन्होंने 40% जो हमारा शेयर है ऑयल का, यानी जो हम पूरा ऑयल इंपोर्ट करते हैं उसका 40% रशिया हमको दे रहा है और उसके ऊपर जो सैंक्शन लगाई थी यूएस ने हटा दिए। लेकिन क्या फर्क पड़ेगा पूरे वर्ल्ड पे, क्या फर्क पड़ेगा पूरी इकोनॉमी पे और इसका क्या असर पड़ेगा वर्ल्ड के अंदर, फ्यूचर के अंदर, जो वहां पे ऑयल का ब्लॉकेट चल रहा है। और हमारे साथ बात करने के लिए बैठे राजन खन्ना जी, हिस्टोरियन है, फिल्म मेकर है, बहुत सी ये फिल्में बनाते हैं और स्पेशली इंडिया के इंटरेस्ट को बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। अब खन्ना साहब ये बताइए कि जो इस टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है, क्या पूरा वर्ल्ड इससे हिल जाएगा और इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इंडिया इसी तरीके से ऑयल के पीछे भागता रहेगा? वैसे तो हमने 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अंडमान निकोबार आइलैंड के लिए बंद कर दिया। वहां पे ऑयल की सर्च की जा रही है और लगता है कि एडवांस स्टेज पे सारा काम हो रहा है। आप बताइए कि इस टाइम पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के बाद पूरा क्या असर पड़ेगा इंडिया और वर्ल्ड के ऊपर? देखिए, हमारे पे किसी प्रकार का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्या हो रहा है कि जो करियर कमेंटेटर हैं, राइटर हैं, ऑथर्स हैं, उनको कुछ ना कुछ लिखना है, बोलना है, टीवी डिबेट्स चल रही हैं, लोग अपने अपने पक्ष रख रहे हैं। ठीक है, हमारा काम है जो हमें तो क्या है, देखना यही है कि हमारे देश के हित में क्या है। ठीक है, क्योंकि जिस ट्रेजेक्टरी पे हम चल रहे हैं, तो हमने तो हमारा सामने जो है वो पूरा एक प्रकार का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमारा गोल है, हमारा लक्ष्य है, निर्धारित है कि 2047 तक हमने डेवलप्ड नेशन बनना है। और डेवलपमेंट की हमारी अपनी परिभाषा भी है। मैं बताता हूँ, डेवलपमेंट की हमारी परिभाषा जो है वो कोई ये नहीं है कि हमने दुनिया को डोमिनेट करना है। हमारी परिभाषा सह अस्तित्व की है, को एग्जिस्टेंस की है, वसुधैव कुटुंबकम की है। उसमें इतना है, हम आपको डराएंगे नहीं लेकिन हम डरेंगे भी नहीं। तो ये हमारी परिभाषा है डेवलपमेंट की। 2047 तक हमने उस स्टेज पे चले जाना है। वो सारी बात को ध्यान में रखते हुए बाकी छोटी मोटी जो चीजें होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। आज लोग कह रहे हैं जी देखो जी, वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसने चोक कर दिया, उसने जो कतर के जो अपने गैस फील्ड थे उनको अटैक कर दिया है ईरान ने, तो वहां से हमें गैस आनी बंद हो जाएगी। यहाँ तक मैं तो पढ़ पढ़ के हंस रहा था कि कोई कोई महानुभाव तो ये कह रहे हैं कि हमारी रसोई में गैस जो है, हमारे चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे। लोगों की सोच जो है यहाँ तक चली जाती है। ये सब क्या है मुझे नहीं समझ आता। हमारा काम है कि हम लोगों को जो सही एनालिसिस है, जो होने वाला है, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, वो बता दें। देखिए, शॉर्ट टर्म में तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो क्लॉग्ड होने के कारण से वहां से, क्योंकि हमारा काफी वहां से जो है वो फॉसिल फ्यूल आता था, हमें इफेक्ट पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। वर्ल्ड में जो पर बैरल प्राइस भी है वो भी उसकी जैकअप होगी, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। हमारे यहाँ पर सीएनजी एलपीजी की भी थोड़ी तकलीफें आएंगी, कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सब बातें शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म जो एक बात ध्यान में रखिए, ये जो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे इतने जो है हमारे बेनिफिट के लिए है, इतने हमारे फायदे के लिए है कि वो अब ध्यान रखना, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, लोग इसका कहते हैं ना क्यों, इसके पीछे थोड़ा सा एक जेनेसिस भी है, उसके ऊपर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी हिस्ट्री में दो जो पिछले 2000 साल में से मुकाम आए हैं, जिन्होंने उन मुकामों ने जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहे हैं या आने वाले में होंगे, उन्होंने उस वक्त उसमें लिख दिया था कि ये आने वाले टाइम पे ये होने वाला है। 680 ईस्वी में, आप सोचो 680 ईस्वी में, 1300 साल पुरानी, 1350 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, जब करबला की बैटल हुई थी, उसी में ये आने वाले जो रोड मैप था इस्लाम का, वो उसमें लिखा गया था कि एक सुन्नी सेक्ट हो गया, एक शिया सेक्ट हो गया। उसके बाद में जो शिया थे अनऑर्गेनाइज थे, जगह जगह पे थे, लेकिन 1501 में ईरान ने अपने आप को डिस्टिंक्ट बनाने के लिए जो वो शिया मजहब अख्तियार कर लिया, तो ईरान जो हो गया वो शिया बन गया। उसके अलावा
ईरान के जो इलाके इराक के साथ लगते थे वो भी शिया डोमिनेटेड हैं, उसमें भी एक्चुअल में इराक में 60% शिया है, यमन में काफ़ी शिया है, सीरिया में काफ़ी शिया है, ये काफ़ी, इवन पाकिस्तान में 15 से 20% शिया है, अफगानिस्तान में जो हज़ारा कम्युनिटी है वो पूरी की पूरी शिया है, अपने यहाँ पर भारत में भी लखनऊ में ज़्यादा करके जो इमाम हैं वहाँ के वो तो सब शिया फॉलो करते हैं, भारत में गिलगित हमारे जो कारगिल है वहाँ पर शिया पॉपुलेशन, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ इनका एक डेमोग्राफिक जो प्रेजेंस है। अब क्या हुआ कि ईरान जो था, ये थोड़ी सी ईरान की हिस्ट्री में जाएंगे क्योंकि हमारे पूरी जो बातचीत हम कर रहे हैं उसमें ईरान का के इर्द गिर्द सारी बात घूमेगी। ईरान ने जब 20वीं सेंचुरी के शुरू में जब ऑयल मिला तो उस वक्त यहाँ पर पहले 40-50 साल तक तो ये जो गोरे हैं ब्रिटिश और अमेरिका ये आपस में मिल करके उसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करते रहे और इन्होंने अपने पपेट्स बिठाए हुए थे, जैसे बाकी सब जगह पे इन्होंने आज भी जो देखो ना मिडिल ईस्ट में सारे इनके पपेट्स ही हैं। वो जितनी भी किंगडम्स हैं वो सऊदी हो के कुवैत हो के बहरीन हो के यूएस, इनके पपेट स्टेट्स हैं वो। ईरान में भी इनका जो शाह पहलवी है वो इनका पपेट था। अब हुआ क्या है कि ईरान देखिए, ईरान और बाकी अरब स्टेट में एक ध्यान रखिएगा क्या होता है, जो सिविलाइजेशनल डिफरेंसेस है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अरब नेशंस में और ईरान में मजहब ठीक है, इस्लाम है, वो सुन्नी शिया ये लोग हैं, लेकिन उनका जो बेसिकली जो बिहेवियर है, उनके करैक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल अलग है उनसे, इनकी तरह नहीं है। उसमें ईरान में मुसद्दिक करके एक वहाँ का पढ़ा लिखा एजुकेटेड बंदा था, उसने वहाँ पर एक रेवोल्यूशन वो ले आया कि भाई वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसने कहा कि भाई ये हमारा सारी प्रॉपर्टी है, ये सारे तेल के कुएं हमारे हैं, गैस फील्ड हमारे हैं, ये सारे लूट के ले जा रहे हैं ब्रिटेन वाले, कभी एक्सॉन कंपनी है, कभी ब्रिटिश पेट्रोलियम है, ये सारे वहीं लेके जा रहे हैं, तो ये हमारा है। तो उसने उसको नेशनलाइज कर दिया। वो नेशनलाइज जब उसने किया तो उसको ये उनको जो है डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटेन ने, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी काफी कम हो चुकी थी, लेकिन जो सैक्सन जो एंग्लो सैक्सन जो आइडियोलॉजी पूरा इनका जो स्फीयर है वो पूरा उन पर प्रभावित करता था, यूएसए, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया सबको। तो इन्होंने यूएसए को कहा कि तुम कुछ ऐसा एक काम वहां पर करो ताकि मुसद्दिक निकले यहाँ पर वापस से, हम जो पहले यहाँ से एक्सप्लॉयटेशन करते थे तो हमारी वापस चालू हो जाए। तो इन्होंने वहां पर एक इंजीनियर की एक वहां पर जो रेवोल्यूशन हुआ और बाद में डिक्लासिफाई हुआ उस वक्त, तो ये आपको पता ही है कि अमेरिका जो काम करे दुनिया में वो मानता नहीं है, और बाद में कभी इनके फेवर में कभी कोई चीज होती है तो ये क्या करते हैं कि 10, 20, 25, 50 साल बाद डिक्लासिफाई कर देते हैं दिखाने के लिए, देखो जी हम तो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ तो हर चीज ओपन है। डॉक्यूमेंट डिक्लासिफाई हुए तो पता लगा कि कितने $1 मिलियन उस वक्त CIA ने खर्चे थे वो बेचारे मुसद्दिक को बाहर फेंकने के लिए, तो इन्होंने वो उसको फिंकवा दिया, वहां पर लाके बैठा दिया अपने क्लाइंट जो उनका बंदा था रजा पहलवी, शाह ईरान जो है। शाह ईरान को बैठने के बाद फिर इनकी चालू हो गई वहां पर एक्सप्लॉयटेशन। तो अब क्या हुआ कि एक ख्याल करिए, नॉर्मली लोग जो है इस ऐसी जो फैक्टर्स हैं उस पर ध्यान नहीं देते, हम लोग इकोनॉमिक बात करते हैं, पॉलिटिकल करते हैं, डिप्लोमेटिक करते हैं, स्ट्रेटेजिक करते हैं। हर व्यक्ति जो है वो उसका जो मूल है, उसकी जो उसका DNA है, उसका रिएक्शन जो होता है उसके जेनेटिक्स के ऊपर होता है, ये हमेशा ख्याल रखिए। जैसे इस्लाम है, इस्लाम जब शुरू हुआ तो अरब प्लस इस्लाम उसका इफेक्ट अलग था, इस्लाम प्लस पारसी पर्शियंस उनका इफेक्ट अलग था, इस्लाम प्लस टर्क अलग था। पाकिस्तान में इस्लाम जैसे धीरे धीरे हमारे भारत में फैला, तो आप ध्यान करिए कि सिंधी मुसलमान का बिहेवियर अलग है, पंजाबी मुसलमान का अलग है, बलोच पठान का अलग है, ठीक है। और उसी तरह अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो इंडोनेशियन मुसलमान का बिहेवियर अलग है, मलेशियन का अलग है, ठीक है। तो इस तरह से ये सबके बिहेवियर इस्लाम के साथ में उनका कल्चरल, जैसे बांग्लादेश में कल्चर हैवी हो गया, इस्लाम नीचे आ गया था पहले, तो ये अलग रहता है। इसी तरह से पर्शिया, ईरान प्लस इस्लाम, वो अगर आप देखोगे ना तो वहां क्या था कि ईरानी जो है बहुत ही अधिक
दिमाग वाली कौम है, ये ख्याल रखना। बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हिस्टोरिकली वो इंटेलिजेंट लोग हैं ईरानी। तो ईरान के पास में जब ये उन एजुकेशन आनी शुरू हो गई, इनकी मजबूरी थी वेस्ट वालों की, इन्होंने चाह करके एजुकेट नहीं किया, इनकी मजबूरी थी, वो एजुकेट हो गए। वो एजुकेट जब जैसे जैसे हुए, उनकी एम्पावरमेंट ईरान की जब बढ़ गई, तो और उसके बाद में क्या हुआ कि एजुकेशन, एम्पावरमेंट, इकोनॉमी प्लस आप उसके साथ में आपके ऑयल रिसोर्सेज, ये जब कॉम्बिनेशन बना, तो वहां पे जो गोरे बैठे थे उन्होंने देखा कि ये तो हालांकि जो इनका शाह ईरान था वो इनका पपेट था, लेकिन ईरान उस हद तक चला जाएगा कि पूरी दुनिया को डोमिनेट करेगा, वेस्ट एशिया को पूरा डोमिनेट करेगा, मिडल ईस्ट। और ये कंट्री क्योंकि उसकी उसमें क्वालिफिकेशन थी, उसकी क्वालिटी थी, पैसा उनके पास तबाही का पैसा ऑयल का था। और जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी एजुकेशन और उनकी इंटेलेक्ट, दैट वाज इफ यू आस्क मी, दैट वाज आर्यन इंटेलेक्ट। पीपल डू नॉट समटाइम। मैं आपको थोड़ा सा खन्ना साहब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपसे कहूंगा। मैं ईरान के अंदर रहा हूँ, जो आप बात कह रहे हैं मैंने बिल्कुल देखा वहां पे। हाँ जी। क्योंकि ईरानियन का बिहेवियर बड़ा अच्छा है। आप इनको छोड़ दीजिएगा, जो मुसलमान वहां कंट्रोल कर रहे हैं, जो आयतुल्लाह बैठे उनकी बात छोड़ दीजिएगा। आप इंडिया के देख अंदर देखिए, जो पारसी आए थे, टाटा बिरला कौन थे, क्या बात, ये सब पारसी थे। कैसे और इनकी लॉयल्टी भी इंडिया के साथ है। ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर आए तो इंडिया से इनकी लॉयल्टी उन्हीं के साथ है। आप देखिए बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो सारे के सारे पारसी थे। और आज नेचुरली बात मैं आपको ये बता दूं, एक रॉ का चीफ भी पारसी बना। आपकी बिल्कुल बात ठीक है। मैंने ईरान के अंदर देखा इनको, किस टाइप का इनका मेंटल एटीट्यूड है। हाँ सर, जैसे जैसे देखिए जर्मनी है, जर्मनी बाकी के यूरोपियन कंट्री से स्टैंड आउट करता है बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक इंटेलेक्ट। ये है, आप जो हम जो मर्जी कह लें, इस बात को लोग है जो है वो जो साइंस है वो है। ईरानियों का भी अपना एक जेनेटिक इंटेलेक्ट है ये। तो वो जब उनका वो इंटेलेक्ट मिला उनके इकोनॉमिक रिसर्जेंस के साथ में, तो ये सारी बात जब वेस्ट ने देखी तो उन्होंने एक चीज देख ली कि सऊदी अरेबिया कल को ट्रिलियनियर भी हो जाता है ऑयल रिसोर्सेज में, हमारे लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा खतरा हमें ईरान बनने वाला है। तो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी के अंतर्गत, एक जो खुमैनी, अभी खमेनी की डेथ हुई है, उससे पहले जो मेन अयातुल्लाह खुमैनी था, है जी, उसको इन्होंने उसका टाइम देखा, हाँ, उन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ था। ये वेस्टर्न जो नेटो कह लीजिए या पूरा एंग्लो सैक्सन स्फीयर कह लीजिए, इन्होंने उसको संभाल के रखा हुआ था फ्रांस ने। फ्रांस तो नाटो का और मेन जो सबसे बड़ा यूएसए और ब्रिटेन का जो इत्तेहादी था, जो उनका सबसे बड़ा जो उनका साथी था, वो फ्रांस था। तो फ्रांस ने उसको संभाल के रखा था। ये 60s के डिकेड से शुरू से कोई 15-17 साल के लिए उसको संभाल लिया वहां पे ये अयातुल्लाह खुमैनी को। अब देखा कि ईरान को तबाह करना है, ईरान के साथ साथ पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करना है, ठीक है। तो इन्होंने उसको बड़ी कन्वीनियंटली वहां से बुला लिया और ईरान में ला करके इस्लामिक रेवोल्यूशन दे दी। अब क्या होता है, जो रिलीजियस फंडामेंटलिज्म होता है, ये दुश्मन है प्रोग्रेस का, ये दुश्मन है लिबरलिज्म का, ये दुश्मन है जो एक किस्म रोशन ख्याली होती है ना, जो उसका दुश्मन है। क्योंकि आपके दिमाग के ऊपर ये काला पर्दा डाल देता है, आप कुछ नहीं सोचते। तो वो सोचने की ताकत जो है ईरान की, इन्होंने तबाह करवा दी 1979 में। वो खमेनी को ले आए, आकर के उसने इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू कर दी। इस्लामिक रेवोल्यूशन शुरू हुई तो उसके बाद से आगे का आप इनका पीरियड देखिए कि इराक भी प्रॉस्पर हो रहा था सद्दाम हुसैन के नीचे। और जो ये इनका सपोर्टर था, वो इनका एक्चुअली वो जो था एक यूएसए का वो इत्तेहादी था इराक को इन्होंने जो है वो ताकतवर करना शुरू कर दिया, उसको आर्म्ड आर्मामेंट देने शुरू कर दिए इराक को, और ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने शुरू करवा दिया। वो 8-9 साल चला, 1980 से शुरू हुआ था, 89 तक चलता रहा। उसमें जितनी तबाही दोनों देशों की हो सकती थी इन्होंने करवा दी, जितनी ज्यादा हो सकती थी करवा दी। इराक के पर्सपेक्टिव में आपको पता है, बाद में इराक में इन्होंने उसको पूरा जिस तरीके से तबाह करना था, पहले तो ये 10 साल जंग करवा दी, फिर उसको ल्यूर कर लिया इन्होंने कुवैत में अपना इसको इराक को,
और देख रहे थे कैमरे इनके के अंदर, इनके कैमरे देख रहे थे सैटेलाइट के कि इनकी फौजें सद्दाम हुसैन की कुवैत में घुस रही हैं, तबाही मचा रही हैं। शांत रहे, चुप रहे, उसको करने दिया। जब एक आध महीना उसने पूरी तरह लूटपाट करके आर्सन के कर दिया, तो इन्होंने सऊदी अरेबिया को फोन करका दिया कि देखो भाई, ये सद्दाम हुसैन जो है घुस गया कुवैत में, नेक्स्ट टर्न तुम्हारी है, ठीक है, अब बोलो तुमने क्या करना है। वो बोला हाँ जी, अब बचाइए आप हमें आके। बोला फिर ठीक है, उसका खर्चा आएगा, ठीक, हम देने तैयार है, ठीक है ना। वार बिलिंग इनकी उन्होंने कर दी। तो उसमें कंधे पे बंदूक रखी सऊदी अरेबिया के और तबाह करवा दिया इन्होंने इस वक्त इराक को। ये पहली जो 1991 में इन्होंने तबाही कराई। फिर देखा कि इसमें थोड़ा दमखम और बच गया है, फिर उन्होंने उसको कर दिया 2000 के बीच में, उसके ऊपर उन्होंने मिसाइल फेंके। आखिर में WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना लेकर के इन्होंने उसको पूरी तरह से इराक को फुल नस्ता नबूद कर दिया। केओस आ गया वहां पर। इस वक्त सिविल जो है, किस्म की सिविल अनार्की जो है वहां पे चल रही है इराक में, पूरी तरह तबाह कर दिया। अब ईरान जो था, ईरान ने एक बात जैसे मैंने आपको बताई थी कि उनकी जेनेटिक इंटेलेक्ट, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को खामोशी से वो तैयारी करते रहे पूरी तरह से। और इन्होंने जो है एक चीज बार बार पिछले 20-25 साल से कह रहे थे कि ईरान न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो अपना जमा कर रहा है, और उसके कारण सैंक्शंस लगा दिए और दुनिया भर की बातें की। डिस्पाइट सैंक्शंस ईरान अपनी प्रोग्रेस करता रहा। अब क्या आ जाता है कि अभी ईरान को भी इन्होंने बीच में जब देखा ना कि इराक भारी पड़ रहा है, तो ईरान को ईरान कॉन्ट्रा, अगर आपको याद हो, एक स्कैंडल हुआ था। इन्होंने चोरी छुपी उस वक्त ऑफिशियली ईरान पे सैंक्शन लगाए हुए थे, लेकिन पीछे से चोर दरवाजे से उसको हथियार बेचे और उससे जो पैसा लिया वो निकारागुआ में इन्होंने कॉन्ट्रा रिबेल्स को जाकर के दिया, वहां की सरकार को गिराने के लिए। तो जो वो ईरान कॉन्ट्रा बहुत फेमस हुआ था, ये 80s का एक स्कैंडल है। इस प्रकार की बातें सारी करते रहते थे। अब लेकिन ये सारी मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल बताई है। सूरत हाल जो है भारत के पर्सपेक्टिव में ये क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को बहुत इस चीज से जो है संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि ये वॉर जब खत्म हो जानी है, देखो स्कर्मिशेस खत्म नहीं होनी। एक बार जो आज शुरू हुई है, महीना लगे, 45 दिन लगे खत्म होने के बाद, उसके आगे फ्यूचर में हमारे बहुत ही हित में ये काम होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने कहा था 680 AD में ये लिख दिया गया था, वो काम जो है अभी इस वक्त हमारे सामने जो है ग्राउंड पे आ गया है। ईरान में इन्होंने अपने हक की सरकार ले आनी है, ये बात तो तय है। महीने को आए, 2 महीने को आए, ठीक है, लेकिन ईरान के अंदर जो पिछले कई सालों से इन्होंने एक फंडामेंटलिस्ट जो एक इन्होंने वो इकोसिस्टम तैयार किया था ना, उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। वो ISRG जो है ना, वो ISRG आज, और आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जब इसके ऊपर खमेनाई के ऊपर हमला हुआ, उसको मार दिया गया, इससे पहले ईरान ने एक प्लान कर दिया था। वो प्लान ये था कि टॉप लीडरशिप यदि चली जाती है तो हर जो एरिया कमांडर है वो इंडिपेंडेंट है, वो जहां चाहे अमेरिकन एसेट्स के ऊपर और मिडल ईस्ट में जो उनके सपोर्टर्स जो हैं, इंक्लूडिंग UAE, सऊदी, कतर, कुवैत, इनके ऊपर आपके हाथ में जो भी है, आपके हाथ में मिसाइल है, आपके हाथ में जो है ये क्रूज मिसाइल है, आपके हाथ में बैलिस्टिक, जो एरिया कमांडर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है चलाने के। तो वो अभी इस वक्त जो सूरत हाल चल रहा है वो ये चल रहा है कि टॉप लीडरशिप के एब्सेंस में सब जितने कमांडर्स से नीचे के हर एरिया के बैठे हुए, वो इस्फहान में बैठा हो, कि तबरीज में बैठा हो, कि तेहरान में बैठा हो, कि बंदर अब्बास में हो, जिसकी जहां पे उनकी जो पहुंच है वो वहां से अपना जो उनके हाथ में जो वेपन है वो यूज कर रहे हैं। अच्छा, अभी इसके आगे जो होने वाला है वो यही होगा कि रिजीम चेंज तो होगा, ये बात तो तय पकड़ के चलते हैं। रिजीम चेंज होने के बाद में वहां पर जो ISRG की जो एसेट्स हैं वो करेंगे क्या? वो फंडामेंटलिस्ट हैं जी, वो खाली नहीं बैठेंगे। वो और उनके साथ में जो उनकी प्रॉक्सीज थी,
जिसमें हमास था, हालांकि हमास सुन्नी है लेकिन इन्होंने इजराइल के विरोध में उसको खड़ा किया था, हिजबुल्लाह था, उसके बाद में यमन है। इनके जो रेमिनेंट्स है ना जी, ये सारे यूनाइट होंगे और पूरे अरब वर्ल्ड में, आप मेरी बात ध्यान कीजिएगा, कि उत्पात मचा देंगे। ये उनको शांति से नहीं रहने देंगे बिल्कुल भी। उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि ये जो अरब वर्ल्ड पूरे का पूरा ये धीरे धीरे करके वीक होगा। एक तो इनके हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज वैसे भी डिप्लीट हो रहे हैं, दूसरा जो इनके ग्राहक थे, जैसे आज दुनिया में सबसे बड़े जो ऑयल कंज्यूमर हैं वो चाइना और इंडिया है आफ्टर यूएसए। हम इसके बहुत बड़े ग्राहक हैं। हमारे पास में हमारा जो रोड मैप है जी, वो हमने तो क्या है कि ऑप्शनल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर हम जा ही रहे हैं। अभी हमारे सोलर एनर्जी वगैरह जो है बहुत ज्यादा अपना हम बना रहे हैं, हमारी हाइड्रो जो है, हमारी विंड पावर है, ये सारी जनरेशन के ऊपर हम बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। हमारी जो वेहिकुलर नीड्स हैं उसके लिए जो है हमें पेट्रोलियम की जरूरत है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पर व्हीकल्स की इलेक्ट्रिफिकेशन हो रही है, धीरे धीरे हमारी वो जरूरत भी कम होती जानी है। वहां पर हमारे जैसे और लोगों की भी डिपेंडेंस जो है उसके ऊपर कम होनी है। रिसोर्सेज इनके डिप्लीट हो रहे हैं, सामने इनकी जो कस्टमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट कम हो रही है, और ये खुद इतना आपस में लड़ेंगे कि इनकी इकोनॉमी तबाह हो जानी है। और जो ये एक अल्टरनेटिव इकोनॉमी की तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे ना, क्योंकि जितने अरब कंट्रीज, आप देखो कि सलमान जो है सऊदी अरब का, वो भी एक ही बात कहता है। यूएई का शेख है, वो भी कहता है देखो जी हम अभी ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमी से निकल करके हम जो है टेक्नोलॉजिकल जो है वो स्फीयर में जाना चाहते हैं। तो वो इनकी जो एक अटेम्प्ट थी वो पूरी डिफीट हो जानी है, क्योंकि उसको फंड करने के लिए इनके पास में अभी ज्यादा पैसा रहना नहीं है। दूसरी बात है, देखो कई सौ सालों की जो लग्जूरियस लाइफ जीने के बाद में ये फाइटर नहीं है बिल्कुल भी। इनका भविष्य जो है बड़ा अंधकार में है, और ये इनको एक्सप्लॉइट करते रहेगा, अमेरिका करेगा। और अब्राहम अकॉर्ड के जैसे इजराइल का था, उसमें पहले अब्राहम अकॉर्ड उन्होंने बनाया तो उसमें साथ में यूएई और बहरीन आ गया, और अभी कुछ दिनों में ऐसा सोच रहे थे कि सऊदी भी आ जाएगा। अभी आने वाले टाइम पे बताएंगे कि क्या होगा। तो ये जो है वो इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। ये अभी रह गए हैं सिर्फ लोगों से के द्वारा एक्सप्लॉइट होने के लिए। ये कमजोर होते रहेंगे। हमारे रिस्पेक्ट में हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये जितने कमजोर होंगे इनकी लेवरेज कम होगी, इनकी इकोनॉमिक लेवरेज कम होगी, इनकी पॉलिटिकल लेवरेज कम होगी, इनकी डिप्लोमेटिक लेवरेज कम होगी। ये ख्याल रखिएगा। ये हमारे यहाँ पर ये अपोजिशन पार्टी वाले वो जितनी मर्जी बकवास करते रहे, हमारे हित में है इनकी लेवरेज कम हो। क्योंकि हमें याद है कि लोग भूल जाते हैं पास्ट में कई जगह पे इन्होंने हमें ऑयल की नाम हमें नहीं देंगे। ओपेक वालों ने कितनी बार हमें इन्होंने धमका करके, थ्रेटन करके अपने हक में और पाकिस्तान के हक में हमारे से इन्होंने काम करवाए। पाकिस्तान के साथ हम बात नहीं करेंगे, भाई टेररिज्म करता है, ये बोल नहीं करो बात, क्यों नहीं करोगे तो हम आपको ऑयल नहीं देंगे। ठीक है, इस प्रकार पहले तो ओआईसी रेगुलरली कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन पास करता था। वो तो जब इंडिया स्ट्रांग हुआ तो उन्होंने बंद कर दिया। इंडिया ने अपना जो इन्फ्लुएंस बढ़ाया तभी से कम हुआ ना। आज यूएई, आज सऊदी भी कह रहा है इंडिया से कि भाई मैं अपने ऑयल को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, आपसे बिजनेस करना चाहता हूँ, और यही आज यूएई भी कर रहा है। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। अच्छा सर, आने वाले टाइम पर दोनों चीजों से इकोनॉमिकली क्या है कि इनकी लेवरेज कम हो जानी है, ठीक है, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा हो जानी है। तो हमको जो ये है आपका ओपेक वाले, ये हमको आने वाले टाइम पर बिल्कुल भी ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। यह बात आप जो है पत्थर पर लकीर की तरह लिख लीजिए। दूसरी बात, ओआईसी है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है। ओआईसी में अभी बीच में बड़ा शोर था। देखो जी अभी क्या हुआ कि ओआईसी रेजोल्यूशन पास कर रही थी तो खमेनी ने उसको वीटो कर दिया, और वो वीटो कर दिया इसलिए वो यूएन में उसको नहीं लेके गए। ये बहुत बड़ी बकवास है। आप ईरान का इतिहास भूल गए हो। 65 में, आप तो वहां डिप्यूटेड में रहे ना सू साहब, 65 में उन्होंने पाकिस्तान की मदद की, ठीक है। 71 में उन्होंने मदद की, अपने जहाज भेज दिए पाकिस्तान के पास में लड़ने। 400 टैंक दे दिए थे इन्होंने पाकिस्तान को, ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके साथ में उन्होंने क्या किया उस वक्त कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे दी पाकिस्तान को कि भाई अगर हिंदुस्तान की फौजें जो है आपके ईस्टर्न फ्रंट से अंदर आती हैं और आपको अगर पीछे विड्रॉ करना है तो आप हमारी लैंड यूज कर सकते हैं।
इससे बड़ा और क्या उनकी सपोर्ट। तो हमारा तो इतिहास है, लोग भूल जाते हैं। वो खमेनेई का याद रहा उनको कि देखो जी उसने ओआईसी में वीटो क्यों किया था। मैं बताता हूँ आपको वीटो क्यों किया, कि उस वक्त उस पर सैंक्शन लगे हुए थे। डिस्पाइट सैंक्शंस हमने उसके हम जो कई जो पॉसिबल रास्ते थे उसने सपोर्ट करते थे, हम तेल भी लेते थे। प्लस हमने चाबहार जो 3,500 करोड़ हमने वहां पर चाबहार में बंदरगाह में खर्चा, वो हमने वहां रखा हुआ था, वो बहुत बड़ा उसके लिए लाइफलाइन था। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उसने जो किया था उसको वीटो किया। अदरवाइज तो हमेशा ईरान का इतिहास रहा। अब क्या होगा कि आने वाले टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया कि ना केवल इकोनॉमिकली हमारी पास जो है परचेजिंग बहुत ज्यादा है, हमारी हाइड्रोकार्बन रहेगी, ना कि ओआईसी के पास में और ओपेक के पास में। और ओआईसी में ये हो जाना है कि हम जितने ज्यादा ताकतवर हो ये कमजोर होते रहे, तो इनकी ओआईसी की अपनी जो एक कंबाइंड पावर है वो नीचे आएगी। कि देखो सबसे बड़े, अब उसमें दो तीन चीजें और भी हैं कि एक तो ईरान जो है वो शिया है, वो कहेगा कि मेरी डोमिनेंस रहनी चाहिए इस्लामिक वर्ल्ड में। सऊदी अरेबिया सुन्नी है, लेकिन उसकी टक्कर टर्की के साथ में है। टर्की जो है वो कहता है, आज भी वो ख्वाब में चलता है, कहता है कि भैया अगर सुन्नियों ने दुनिया पे राज किया यहाँ पे तो वो तो ऑटोमन एम्पायर थी, तो ऑटोमन एम्पायर तो सुन्नी थी, हम तो उसके वंशज हैं। टर्की तो कहता है ऑटोमन के वंशज तो हम ही हैं, ठीक है, और हक हमारा बनता है इस्लामिक वर्ल्ड को लीड करने में। बीच में एक इनका कॉम्बिनेशन बन गया था जिसमें टर्की था, अजरबैजान था, पाकिस्तान था, मलेशिया था, लेकिन सऊदी को वो मंजूर नहीं था, तो सऊदी ने उसको जो है वो पूरी तरह से सैबोटेज कर दिया। अब आने वाले टाइम पे आप देखना कि इनकी एक तो रातों की नींद हराम करने वाला है जो रेमिनेंट्स ऑफ रेवोल्यूशन ईरान में है, उसके साथ उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो हूथीज हैं, हिजबुल्लाह है, हमास वाले हैं, इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे। और जितने कमजोर होंगे हमारे लिए अच्छा है, ये बात पकड़ के चलिए। सामने है ना आपके सऊदी एक साइड में तो हमारे साथ में जो पिंगे मरा रहा था है, और अचानक मालूम पड़ गया कि पाकिस्तान के साथ में उसने जो है ट्रीटी कर लिया, डिफेंस एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, और अभी आने वाले टाइम पे सूसर दो चीजें और हैं, ध्यान करिए। एक तो कुर्दिस्तान जो है वो स्टेट बन जाएगी। कुर्द जो है हिस्टोरिकली ये डिवाइडेड है टर्की, सीरिया, इराक और ईरान के बीच में। करीबन 4 करोड़ हैं। 4 में से ये जो है आप समझ लीजिए 2-2.5 करोड़ तो ये टर्की में ही है, बाकी के 70-80 लाख जो हैं वो ईरान में है, और कुछ लाख जो हैं इराक में है, और 25-30-40 लाख के करीब ये सीरिया में है, ये पूरे। अच्छा, और कुर्द जो है अगर ये इनकी आप अगर ये सरमनाइजेशन देखेंगे ना जो इस्लामिक क्लेरिक्स की है, तो उसमें बार बार एक नाम बहुत आता है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है ये, सलादीन अयूबी का। वो उसका बहुत ज्यादा ये करते हैं, बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा होती है उसमें कि देखो आप सलादीन अयूबी के जो है वो ये हो, उसके वंशज हो, आप पाकिस्तान की आर्मी को भी जो है वो ये सबक दिए जाते हैं इन लोगों के। वो सलादीन अयूबी था कौन? वो कुर्द था, ठीक है, वो कुर्द था, और उसी ने जेरूसलम में जब क्रूसेड्स होते थे तो सेकंड क्रूसेड में उसने जीत हासिल करके वापस से ये क्रूसेडर से जेरूसलम को जीता था, और उसके ऊपर उसने अपनी जो रियासत कायम की थी। अयूबी जो एक हम इतिहास में पढ़ते हैं डायनेस्टी जो थी ना, वो सलादीन अयूबी से शुरू हुई थी। तो ये अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बीच में रोकूंगा। मैं आपको थोड़ी बता दूं, आपने कुर्दों की बात की है, एक्चुअली 4 कंट्री के अंदर फंसे हुए हैं, ईरान में भी हैं, लेकिन अब क्या है कि यूएस क्या कर रहा है, कि मोसाद क्या कर रहा है, ये कर्ड्स को वो दे रहे हैं, आर्म्स दे रहे हैं कि आप ईरान में जाकर के आईआरजीसी के साथ लड़ो। मतलब क्योंकि ये लड़ाके हैं, और ये स्पेशली जो इनका जो एक्सपर्टीज था वो हिल्स के ऊपर है। मैंने कोड को देखा था ईरान के अंदर घूमते हुए, जैसे होता है ना, आपने जैसे बड़ा बहादुर आदमी होता है, रस्सियां वस्सियां बांध करके घूम रहा था वहां, मतलब बिल्कुल उसी टाइप से था। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे जो हेक्सागन अलायंस बनाया इजराइल ने, उसके अंदर हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करेंगे, इंडिया भी उसके साथ है, साथ में कर्ड्स को अलग से करेंगे, क्योंकि कर्ड्स को अलग करने का मतलब है कि हम टर्की से बदला ले पाएंगे, ईरान से बदला ले पाएंगे, पाकिस्तान से बदला ले पाएंगे, और सीरिया के अंदर जहां पे आईएसएस बैठा है उससे बदला ले पाएंगे। अगर कर्ड यहाँ बैठ गए तो ये सारी की सारी कंट्रियां हिल जाएंगी, क्योंकि कर्ड बहुत ज्यादा लड़ाके हैं, और ये इसके ऊपर इजराइल भी काम कर रहा है। बिल्कुल सर, एक ध्यान करिए
मेरी जब वेस्टर्न स्कॉलर से या रिसर्चर से बात होती है, कई सालों से मैं देख रहा हूँ, वो उनका बात का एग्जिस्ट होता है। कहता देखो जी 6000 न्यूक्लियर वेपन यूएसएसआर के पास थे भी, हैं भी, और यूएसए के पास 4500 हैं, ठीक है, चाइना के पास में 500-700 हैं, इसी तो दुनिया में हमारे पास में 250-300 हैं, ठीक है, और भी इसराइल के पास हैं। कहता है ये बात ध्यान करिए, हमारे लोगों को जानने के लिए बहुत आवश्यक है। कहते हैं इनके पास है आज पिछले करीबन आप समझ लो कि 70-80 साल से, ये 1945 में यूएसए ने यूज किया हिरोशिमा नागासाकी, उसके बाद में लोग किसी भी कंट्री ने एक दूसरे को वो इतने जो है जिसको बोलते हैं ना कि समझ से उन्होंने इसको रखा है कि उन्होंने कहा ये वेपन ऑफ डिटरेंस है, ठीक है ना, क्या ताकि हमारी जो है डिफेंस रहे, हम अटैक नहीं करेंगे इसके साथ में, अगर जरूरत पड़ी तो हम इसको यूज करेंगे। तो कहते हैं कि जितने कंट्रीज थे वो इतने ज्यादा इसको लेकर के मॉडेस्ट हैं कि उन्होंने एक दूसरे को कभी भी इस चीज की नहीं धमकी दी कि हम निकाल लेंगे जी सिलों से बाहर। कहता है इस्लाम पाकिस्तान को छोड़ के मैं वही आ रहा हूँ कि कहते हैं कि किसी भी इस्लामी कंट्री के पास में अगर ये आ जाता है तो वो धमकी भी देगा और जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल करेगा, ठीक है जी। इसीलिए उन्होंने लीबिया को नहीं होने दिया, इसीलिए उन्होंने ईरान को नहीं होने दिया, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान हो चुका है, ठीक है। वो ध्यान में रखिए कि आने वाले टाइम पे, जिस अभी आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया ना, तो वो यही होने वाला है कि कुर्दिस्तान भी बनेगा, बलूचिस्तान भी अलग होगा, उसके बाद में खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान का, ये अफगानिस्तान में मिलेगा, वो भी इंडिपेंडेंट होगा। अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक्ड है, वो बलूचिस्तान के रास्ते नीचे ग्वादर तक आएगा, सेंट्रल एशिया उससे कनेक्ट होगा। ये आप समझ के चलिए कि आने वाले टाइम का रोड मैप मैंने आपको बता दिया है। कब होगा, कैसा इसका स्वरूप होगा, वो धीरे धीरे टाइम बताएगा, ये होने वाला ही है। और जैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हुआ, पाकिस्तान विल डिसइंटीग्रेट, और पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो वर्ल्ड पावर जो है वो आकर के उसके ऊपर, अभी भी अमेरिका का बहुत बड़ा उसके ऊपर जो है वो कंट्रोल है, लेकिन पूरा उनके पास चला जाएगा, क्योंकि दुनिया को जितना खतरा, ये आइडियोलॉजिकल सर बातें होती हैं कि आज मान लीजिए हमारे पास है, ठीक है, हमने तो नहीं कभी कहा इनको कि भैया, जबकि अगर मैं कहता हूं भगवान ना करे न्यूक्लियर वार हो जाती है, हमारा शायद क्या होगा, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान का अगर मान लीजिए कि हमने इंटरसेप्ट मिसाइल ना किए, 1-2 मिसाइल इधर उधर गिर गए, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो जो होना है, लेकिन क्या पाकिस्तान का 1 इंच इलाका भी बचेगा हमारे से, ये उनको भी पता है। लेकिन बार बार क्या कहते हैं, हम जोहरी ताकत है, हमने शबे बारात के लिए नहीं ला के रखे हुए, हम चला देंगे। आपको मैं एक और बात बता दूं, कभी अलग से शो करेंगे, ये 10 मई की सुबह इनके जो उनका एटॉम, इनके आर्सेनल का जो इनका इन्होंने एक बॉडी बनाई हुई है कि वो किराना हिस्से कंट्रोल रूम भी था, कंट्रोल रूम तो आपका उसमें था ना, नूर खान बेस पे था ना इनका कंट्रोल रूम। नहीं सर, इनकी एक बॉडी है जो इसको जो इसके यूसेस के कल को अगर इनको करना हो तो उसकी वो उधर से फिर ये हुक्म आएंगे चलाने के, तो वो उनकी मीटिंग हो गई थी 10 तारीख सुबह, वो दिखाने के लिए। अच्छा, इनको पता है सैटेलाइट्स कवर कर रहे हैं, इनको पता है CIA कवर कर रही है, इनको ये पता रॉ भी कवर कर रही है, इनको पता सब चीज हो रही है, तो इन्होंने दिखाया, छुपा के नहीं की, हमको मैसेज देने के लिए, देखो जी हमने न्यूक्लियर कंट्रोल जो हमारा उसका कमेटी है वो हमने मीटिंग बुला ली है, अब समझ के चलो, आपने नूर खान तबाह कर दिया, आपने बुलारी तबाह कर दिया, आपने चकलाला तबाह कर दिया, आपने सारा तबाह कर दिया, इसके आगे कुछ और तबाह करोगे तो हम अपना ये सामान बाहर निकालेंगे। तो ये जो धमकी बार बार देते रहते हैं ना जी, उसका आने वाले टाइम पे जो निराकरण है, उसका सोल्यूशन ही यही है कि इनको तकरीबन तोड़ दिया जाए। आज ईरान की तबाही के बाद में इनका नंबर लग चुका है, और मैं ये बात को इस तरह से समझता हूं कि मिडल ईस्ट जो है इसको सपोर्ट के लिए नहीं आएगा, सऊदी इनकी सपोर्ट में आएगा नहीं। आज सिर्फ इनका सपोर्टर कोई रह जाता है तो चाइना रह जाता है, क्योंकि चाइना भी हमें एक दुश्मन के रूप में देखता है। तो आने वाले टाइम पे किस प्रकार से सारी जो है वो इंटरनेशनल जो है वो हमारी जो वो बनती हैं, अलाइनमेंट्स बनती हैं, वो टाइम बताएगा। लेकिन आज इसके संदर्भ में जो ईरान वर्सेस USA इजराइल वॉर हो रही है, ये देखिए ये आगाज हो गया है पूरे मिडल ईस्ट को तबाह करने का।
अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, जी इसको टोटल सपोर्ट मिली थी यूएस से। जब इंडिया ने 1974 में ब्लास्ट किया था पोखरान पे, जी तो उस जी टाइम पे यूएस के कान खड़े हो गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इंडिया न्यूक्लियर बनाए। आपको याद होगा कि इंडिया को न्यूक्लियर बनने के चक्कर में, रोकने के चक्कर में इन्होंने हमारे कितने साइंटिस्ट को मारा। 66 के अंदर इन्होंने हमारे एक साइंटिस्ट को मारा जो न्यूक्लियर बम बना होमी रहे बाबा थे। होमी होमी बाबा भाभा को मारा। 71 में हमारे साइंटिस्ट को मारा जो न्यूक्लियर बम बना रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री को मारा जिन्होंने अप्रूवल दे दी थी न्यूक्लियर बम बनाने की। जी तो उस टाइम पे 40 से ज्यादा यूएस के बड़े बड़े ट्रक पूरे यूरोप को क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आए थे, और यहाँ पे कहा जाता है कि अमेरिकन साइंटिस्ट ने सब कुछ बनाया था, लेकिन ये जो न्यूक्लियर इनकी इंस्टॉलेशन थी उन्होंने खड़ी की थी। और उसके साथ साथ एक और बात है कि अभी जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया है, जिस तरीके से कैराना हिल को इंडिया ने डिस्ट्रॉय किया है, मतलब उनकी खिड़कियों को बंद कर दिया ताकि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बाहर ना आ सके। इसी तरीके से यूएस अब इंडिया को देख करके प्लान कर रहा है, या उसने प्लान करना शुरू कर दिया है। ईरान पे जो टनल थी वहां से मिसाइलें लॉन्च की जा रही थी, तो अब उन्होंने भी सोच लिया है कि भाई टनल के अंदर हमारे बम तो घुस नहीं पाएंगे, अगर हम कर भी देंगे तो टनल तो बहुत नीचे। तो इस टाइम पे जितनी भी खिड़कियां हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी प्रेसाइज स्ट्राइक थी जो कैराना हिल से की थी, जितनी भी खिड़कियां हैं उस पे बम करके उनको बंद कर दिया जाए ताकि इनकी मिसाइलें भी ना आ सके। तो आज लोग इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, इंडिया के पच्चीनों पे चल रहे हैं, इवन यूएस और इजराइल भी। जी तो ठीक है, हम प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ी अच्छी नॉलेज थी, और इसी पे हम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और ये नॉलेज को गेन रखिएगा। आपको अच्छी अच्छी नॉलेज दी जाएगी। राजन खन्ना साहब बड़ी अच्छी तरीके से, पूरे तरीके से स्टडी करके प्रोग्राम बनाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि लोगों के पास प्रोग्राम चले, लोगों को नॉलेज मिले, लोगों को पता चले कि हिंदुस्तान क्या कर रहा है और हिंदुस्तान के क्या इंटरेस्ट है। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते जी।